Masters of Scale. Surprising Truths from the World's Most Successful Entrepreneurs. Book by Reid Hoffman. Introduction. हम सब एक एंटरप्रेन्योर जैसा माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। आज के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना ही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस समरी में आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना सीखोगे जो लोगों को पसंद आए। साथ ही आप सीखोगे कि कल्चर और लगातार लर्न करते रहने की इम्पोर्टेंस क्या है। आप सीखोगे कि कब आपको फास्ट जाना है और कब स्लो होना है। इन जाने-माने एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी कहानी के जरिए अपने जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में बताया है। आप उनकी विनिंग स्ट्रेटेजीज, पर्पज और रिलेशनशिप को लेकर जो उनके बिलीफ्स हैं, उसके बारे में जानोगे। आप उनके स्ट्रगल और हिम्मत से रिलेट कर पाओगे। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए आपको प्रोग्रामर या इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है। आपके पास ढेर सारे पैसे हों, ये भी जरूरी नहीं है। इस समरी में ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स का जिक्र किया गया है जिन्होंने $5,000 से भी कम में अपने काम की शुरुआत की थी। अपना स्केल बढ़ाने के लिए आपको बस नॉलेज, विजन और इंस्पिरेशन चाहिए और वो सब आपको इस समरी में मिलेगा। डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। ब्रायन चेस्की एयरबीएनबी के को-फाउंडर हैं। 2009 में उनकी मुलाकात वाई कॉम्बिनेटर के को-फाउंडर पॉल ग्राहम से हुई थी जो एक फेमस स्टार्टअप एक्सीलरेटर हैं। उस टाइम तक एयरबीएनबी लॉन्च हो चुका था लेकिन इसके कुछ गिने-चुने ही होस्ट थे जो रूम्स ऑफर करते थे। ब्रायन के पास अच्छे प्लान और प्रोजेक्शन थे जिन्हें वो प्रेजेंट करने को तैयार थे लेकिन पॉल कोई टिपिकल इन्वेस्टर नहीं थे। उन्हें स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसके बजाय उन्होंने ब्रायन को एक सिंपल और वैल्यूएबल असाइनमेंट दिया। पॉल को पता चला कि न्यूयॉर्क में एयरबीएनबी के कुछ होस्ट हैं, लेकिन ब्रायन और उनके को-फाउंडर माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में थे। कुल मिलाकर कहें तो उन्हें अभी ऐसे लोग नहीं मिले थे जो उनकी वेबसाइट को यूज़ करते। इसलिए पॉल ने ब्रायन से कहा कि वो न्यूयॉर्क जाकर एक-एक कर सारे होस्ट से मिलें। ब्रायन ने कहा कि ये स्केल नहीं करेगा। अगर फ्यूचर में उनके मिलियन कस्टमर्स हो गए तो सबसे पर्सनली जाकर मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉल ने कहा, इसलिए ये काम तुम्हें अभी करने की जरूरत है जब तक तुम स्मॉल स्केल पर हो। ब्रायन ने महसूस किया कि एक स्टार्टअप फाउंडर को इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि कैसे अपना स्केल बढ़ाया जाए। पहली जरूरी चीज है एक ऐसी चीज क्रिएट करना जो यूजर्स के एक छोटे से ग्रुप को पसंद आए। अगर उन गिने-चुने लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो इस बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताएंगे। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का बेस्ट तरीका है और इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जल्द ही आपके लॉयल फैंस का छोटा सा ग्रुप लाखों कस्टमर्स में बदल जाएगा। ब्रायन को पर्सनली एयरबीएनबी होस्ट से मिलना था, उनसे बात करनी थी, उनकी बातें सुननी और समझनी थी। अभी जब आप स्मॉल स्केल पर हो तो यही बेस्ट टाइम है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने का और इसे एक ऐसी चीज़ बनाने का जो लोगों को पसंद आए। अपने पहले गिने-चुने कस्टमर्स से आप डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हो। एक फाउंडर के तौर पर आप अपने बिजनेस के सारे काम खुद देखते हो। आप कस्टमर्स को सर्व करते हो, नए यूजर्स को वेलकम करते हो, उनके सवालों का जवाब देते हो, अपना डिजाइन वगैरह सब खुद बनाते हो। लेकिन इन टास्क्स के जरिए आपको अपने प्रोडक्ट की छोटी से छोटी डिटेल देखने को मिलती है। राइट? एक तरह से कहें तो आप अपने बिजनेस को अपने हाथों से गढ़ रहे होते हो। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो बड़े-बड़े मार्केटिंग प्लान बनाते हैं और एक बड़े लॉन्च की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन वाई कॉम्बिनेटर कुछ हटकर सोचता है। स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए उनकी यही एडवाइस है कि ऐसे 100 कस्टमर्स बनाना ज़्यादा अच्छा है जो आपके प्रोडक्ट के फ़ैन हो जाए बजाय कि आप 1 लाख कस्टमर्स बनाओ जिन्हें आपका प्रोडक्ट ठीक-ठाक ही लगे। आपका गोल होना चाहिए कि यूजर्स के एक छोटे से ग्रुप को अपने प्रोडक्ट का इस कदर दीवाना बना देना कि वो आपका साथ कभी ना छोड़ें और लोगों को भी बताए कि उन्हें आपका प्रोडक्ट कितना पसंद आया है। तो ब्रायन और उनके को-फाउंडर जो गेबिया, न्यूयॉर्क गए। उन्होंने एयरबीएनबी होस्ट्स को बताया कि वो दोनों फोटोग्राफर्स हैं जो उनके रूम्स की फ़ोटो वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उन्होंने होस्ट्स से ये भी पूछा कि क्या उनके पास एयरबीएनबी के लिए कोई फीडबैक है।
एक बार एक होस्ट ने उन्हें एक नोटबुक दिखाई जिसमें उसने वेबसाइट के लिए कई पेज सजेशन लिखे थे। ब्रायन इसे क्रिटिसिज्म की तरह नहीं ले रहे थे। वो उस होस्ट के प्रति शुक्रगुजार थे क्योंकि ये उनके लिए एक रोडमैप की तरह था जो एयरबीएनबी को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता था। जो कस्टमर्स डिटेल्ड फीडबैक देते हैं वो आपके प्रोडक्ट को लेकर पैशनेट होते हैं। वो उसकी इतनी परवाह करते हैं कि वो इसे और भी बेटर बनता हुआ देखना चाहते हैं और आपको उनकी बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये पर्सनल विजिट एक तरीका बन गया था ये जानने का कि एयरबीएनबी के यूजर्स क्या पसंद करते हैं। ब्रायन ने अपने होस्ट से कुछ सवाल जवाब किए और उनके साथ रहे भी उन्होंने ये सवाल पूछे थे, अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? हम पीयर रिव्यूज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आप कस्टमर सपोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं? हम आपको सरप्राइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम ऐसा कौन सा स्पेशल फीचर ऐड करें जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी एयरबीएनबी के बारे में बताना चाहेंगे? यानी ये जरूरी नहीं है कि आप 1 मिलियन कस्टमर्स से शुरुआत करें। आप एक छोटे ग्रुप से भी शुरुआत कर सकते हो। उन्हें जो चाहिए वो दो और उन्हें खुश रखो। उन्हें सर्व करने की पूरी कोशिश करो। उनके फीडबैक को सुनो और फिर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। जो गलत है उसे ठीक करो। बड़े प्लान के बारे में मत सोचो और सिंपल टास्क से शुरुआत करो जैसे कस्टमर सर्विस के कॉल अटेंड करना। इस तरह से आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करना सीखोगे। साथ ही अपने पैशनेट कस्टमर का भी ध्यान रखो। वो आपको सजेशन देते हैं क्योंकि उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद है और वो सच में चाहते हैं कि आप उसे इम्प्रूव करें। उन 10 या 200 कस्टमर्स के बारे में सोचो जिन्हें आप बेस्ट सर्व कर सकते हो। वो आपके पास वापस आएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो उन्हें पसंद है। What's the big idea? किसी आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास MBA की डिग्री या बड़ा कैपिटल होना चाहिए। आपको सिर्फ राइट माइंडसेट की ज़रूरत है। इसमें क्यूरियोसिटी, बायस टू एक्शन, कोलैबोरेशन और ग्रिट शामिल हैं। आपके अंदर ये पूछने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्या ये आइडिया बिकेगा? क्या ये सक्सेसफुल होगा? आपको बायस टू एक्शन की ज़रूरत भी होगी ताकि जब आपके पास कोई ग्रेट आइडिया हो तो आप उस पर काम कर उसे रियलिटी में बदल सकें। आपको दूसरों के साथ कोलैबोरेट यानी साथ मिलकर काम करने की और अपने आइडिया को इम्प्रूव करने के लिए अपने ताकत को कंबाइन करने की ज़रूरत होगी। आपको कई चैलेंजेस का सामना करने और उनसे सीखने के लिए सब्र और हिम्मत की ज़रूरत होगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक ग्रेट आइडिया एक दिन अचानक कहीं से आपके सामने आ जाएगा और आपको बिलियनेयर बना देगा। लेकिन ये एक गलतफहमी है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ग्रेट आइडियाज़ ढूंढने के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं। वो खुद को ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जहां उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी नजर आए। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ग्रेट आइडियाज़ की तलाश में रहते हैं। कभी कभी उनके साथ सपोर्टिव लोगों का ग्रुप भी होता है जो उन्हें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये भी जानते हैं कि हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आपका आइडिया फेल हो गया है तो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये फेलियर आपको अपने अगले बड़े आइडिया की तरफ ले जा सकता है। कई साल पहले सारा ब्लेकली एक फैक्स मशीन की सेल्स एजेंट थी। एक दिन वो एक ऑफिस में अपने प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए गई। वहां सारा का प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया और उसका बिजनेस कार्ड उसके मुंह पर ही फाड़ दिया गया। वो सारा का सबसे बुरा दिन था। वो रोड के साइड बैठी और खुद से कहने लगी, मेरी लाइफ ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। उस रात जब वो घर लौटी तो उसने अपने जर्नल में कुछ लिखा। सारा ने लिखा, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ जिसे मैं लाखों लोगों को बेच सकूं और उन्हें अच्छा फील करा पाऊं। उस दिन से सारा अपने अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में आइडिया सोचने लगी। ये आइडिया उसे एक रात तब मिला जब वो एक पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। सारा व्हाइट पैंट पहनना चाहती थी लेकिन उसके पास ऐसे अंडरगारमेंट्स नहीं थे जो व्हाइट पैंट के नीचे पहने जा सकें, तो सारा ने अपना पैंटीहोज़, ऐसा टाइट्स जिसमें अंडरपेंट और स्टॉकिंग्स होते हैं, लिया और उसके पैर काट दिए क्योंकि वो स्ट्रेप्ड हील्स वाले सैंडल पहनना चाहती थी।
पैंटीहोस पैंट के साथ मैच कर गया, लेकिन पूरी पार्टी के दौरान स्ट्रेचेबल फैब्रिक होने के कारण वो बार बार उसकी टांगों के ऊपर खिसक जाता था। सारा ने सोचा, ये चीज़ होनी चाहिए। ये शब्द वो क्लू हैं कि आपको शायद एक ग्रेट आइडिया मिलने वाला है। अगर आपको लगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इमेजिन करो कि बाकी लोग भी उसे यूज़ कर रहे हैं और आपका वो आइडिया शायद सक्सेसफुल हो जाएगा। सारा बाकी औरतों से भी मिली जो अपने पैंटीहोस के पैर काटकर उन्हें अलग अलग आउटफिट के साथ पहनती थी। अब वो अपने आइडिया पर काम करने के लिए तैयार थी। ये इम्पोर्टेंट है। आपको अपने आइडिया पर काम करना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। ग्रेट आइडियाज़ किसी लैब में या मार्केट में नहीं मरते, बल्कि कई ग्रेट आइडियाज़ शावर में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि लोग उन्हें हकीकत बनाने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते। वो उस बारे में एक पल के लिए सोचते जरूर हैं, लेकिन अगला स्टेप नहीं लेते क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो सारा ने आगे क्या किया? उसने लोगों को अपना बिजनेस आइडिया समझाने के लिए अपने प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप कॉपी बनाया। उसे फैब्रिक या फैशन डिजाइन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन वो रुकी नहीं। सारा ने इलास्टिक वाले फैब्रिक खरीदे, उन्हें काटा और किनारों को पेपर क्लिप से जोड़कर सिलने की कोशिश की। सारा अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के पास नहीं गई क्योंकि उसे लगा कि वो लोग उसके प्रोडक्ट को शायद समझ नहीं पाएंगे। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो उसके आइडिया को इम्प्रूव करने में हेल्प करें और अपना फीडबैक दे सकें। वो डिपार्टमेंट स्टोर्स में गई और कुछ सेल्सवुमन से पूछा कि वो ऐसा क्या बेचते हैं जो औरतें व्हाइट पैंट के नीचे पहन सकें। सेल्सवुमन ने उसे शेपवियर सेक्शन दिखाया। सारा ने देखा कि वहां जो ब्रड्स अवेलेबल थे उनका फैब्रिक मोटा और अनकंफर्टेबल था। इसके बाद सारा ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कॉल किया। कई बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार एक मैन्युफैक्चरर उसका प्रोडक्ट बनाने को तैयार हुआ। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे अभी भी लगता है कि सारा का आइडिया बकवास है। लेकिन सारा के एक्साइटमेंट को देखते हुए वो तैयार हो गया। सारा ने फैशन डिजाइन, फैब्रिक की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। उसे ये भी पता चला कि उसे अपना प्रोडक्ट पेटेंट करवाना पड़ेगा। वो पेटेंट लॉयर हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो सारा लाइब्रेरी गई और अपना पेटेंट खुद बनाया। सारा ने तब तक कोशिश नहीं छोड़ी जब तक कि उसे ओपरा विनफ्रे के फेमस टीवी शो में अपना प्रोडक्ट पिच करने का मौका नहीं मिल गया। सारा रिचर्ड ब्रांसन के रेबेल बिलियनेयर रियलिटी शो में भी शामिल हुई। उसकी कंपनी स्पैंक्स की वर्थ आज $1 बिलियन से ऊपर है, और ये सब हुआ सारा के ये चीज़ तो होनी चाहिए आइडिया के कारण। द नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट कल्चर। कल्चर इवॉल्व होता रहता है। वो टाइम के साथ चेंज होता है। ये आपकी कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, इसके मिशन की भावना से आती है। कल्चर बनाया जाना चाहिए और सबको समझ में आना चाहिए। ये तभी जिंदा रहेगा जब आपके एम्प्लॉइज अपने काम में पर्सनल इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप फील करेंगे। कल्चर बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस बनाकर चलना होगा ताकि आप अपने बिजनेस में कॉमन वैल्यूज सेट कर सकें, वो भी बिना डाइवर्सिटी को लिमिट किए या फिर बिना इस बात को इम्पोर्टेंस दिए कि आप सिर्फ अपने जैसे लोगों को ही हायर करेंगे। एक कॉमन गलती जो फाउंडर्स अक्सर करते हैं वो है कल्चर को नज़रअंदाज करना। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ प्रॉफिट कमाना या स्ट्रेटेजी प्लान करना होता है, लेकिन सक्सेस की अगर बात करें तो कल्चर का रोल बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अपने कल्चर को बनाने का बेस्ट टाइम तब होता है जब आप अपने शुरुआती स्टेज पर होते हैं, ताकि आप अपने बिलीफ्स, रिचुअल्स या प्रैक्टिस में ज़रूरी बदलाव कर सकें। जैसे जैसे आप एक्सपैंड करेंगे आपका कल्चर भी फैलता जाएगा। अगर आपका सी कल्चर है तो आपको इसे इम्प्रूव करके भी प्लस बनाना है, लेकिन आप कल्चर कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शुरुआत में ही अपना कल्चर बना लेना चाहिए और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपको उसे प्रोटेक्ट करते जाना है। आपके कल्चर का एक पार्ट वो लेसन्स होते हैं जो आपने अपने फेलियर से सीखे हैं। इससे लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे। इसलिए कल्चर एक जॉइंट प्रोजेक्ट की तरह है। ये लगातार इवॉल्व करता जाता है और इसका प्रोसेस कभी नहीं रुकता। डैनी मेयर यूनियन स्क्वायर हॉस्पिटैलिटी ग्रुप यूएसएचजी के फाउंडर हैं, जिसमें न्यूयॉर्क के कई फेमस रेस्टोरेंट जैसे कि यूनियन स्क्वायर कैफे, ग्रामर्सी टैवर्न और शेक शैक शामिल हैं।
डैनी जब छोटे थे तब वो अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ यूरोप घूमने जाते थे क्योंकि उनके पिता एक ट्रैवल एजेंट थे। रोम के रेस्टोरेंट से उन्हें प्यार हो गया था। वहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता था बल्कि पूरा का पूरा डाइनिंग एक्सपीरियंस ही लाजवाब था। रोम के रेस्टोरेंट टेराकोटा की ज़मीन, चेक वाले टेबल क्लॉथ, ईंट से बनी छत और टेबल लैंटर्न से सजे जोते थे जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। वहाँ टेबल पास पास लगी होती थी। आप रेस्टोरेंट में चाहे कहीं भी बैठे हों, आप अपने आसपास के लोगों की एनर्जी फील कर सकते हो। इसलिए डैनी ने यूनियन स्क्वायर कैफ़े खोला क्योंकि तब तक वो जान चुके थे कि लोग एग्जैक्टली क्या फील करना चाहते हैं। वो लोगों को बेमिसाल कस्टमर सर्विस और डाइनिंग एक्सपीरियंस देना चाहते थे। यूनियन स्क्वायर कैफ़े शुरुआत के कुछ महीनों में उतना अच्छा या एफिशिएंट नहीं हुआ करता था। खाना सर्व होने में काफ़ी टाइम लग जाता था और बार में ड्रिंक सर्व होने में भी देर हो जाती थी। लेकिन डैनी इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि कस्टमर्स जब उनके रेस्टोरेंट में आए तो वो उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस फील करवाए। फिर चाहे वो उनकी फेवरेट टेबल याद रखकर की जाए या लेट ऑर्डर की भरपाई करने के लिए उन्हें फ्री फूड, अल्कोहल या कॉफ़ी देकर कराया जाए। जल्द ही यूनियन स्क्वायर कैफ़े को कमाल के रिव्यू मिलने लगे और वो न्यूयॉर्क का सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट बन गया। हर किसी ने डैनी को एनकरेज किया कि वो दूसरा रेस्टोरेंट भी खोलें, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं थे। उन्हें याद आया कि कैसे उनके पिता ने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया था और वो दिवालिया हो गए थे। इसलिए डैनी ने 10 साल इंतजार किया और तब जाकर उन्होंने ग्रामर्सी टैवर्न खोला। ग्रामर्सी टैवर्न को अपने पहले साल में बेहद खराब रिव्यूज़ मिले थे। उनके यूनियन स्क्वायर कैफ़े के रिव्यूज़ भी डाउन हो रहे थे। डैनी को समझ नहीं आ रहा था कि इन दो रेस्टोरेंट के बीच वो अपना टाइम और एनर्जी कैसे बैलेंस करें। वही हो रहा था जिसका उन्हें डर था। उन्हें डर था कि वो अपना बिजनेस फैलाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उनके एक लॉयल यूनियन स्क्वायर कस्टमर की तरफ से एक वेकअप कॉल आया। एक लेडी ग्रामर्सी टैवर्न में लंच के लिए आई थी। उसने डैनी को बताया कि सैल्मन का डिश ज़्यादा पका हुआ था। वो बात भले ही छोटी सी थी लेकिन लोगों को ग्रामर्सी टैवर्न से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि ये एक मिशेलिन स्टार वाला रेस्टोरेंट था। उस लेडी ने शिकायत की थी कि वहाँ के स्टाफ ने उनके चेहरे पर आई नाराज़गी पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने उससे बस इतना पूछा था कि क्या वो बची हुई सैल्मन घर ले जाना चाहती है। उस लेडी ने कहा कि अगर यूनियन स्क्वायर कैफ़े का स्टाफ होता तो उनकी परेशानी को नोटिस करता। वो उनसे पूछता कि क्या वो सैल्मन का नया ऑर्डर लेना चाहेंगी या फ्री में कोई और डिश लेना पसंद करेंगी। लेकिन ग्रामर्सी टैवर्न का स्टाफ अलग था। ये क्या हो रहा है? उस लेडी ने डैनी से पूछा। उस दिन डैनी को वो प्रिंसिपल याद आया जो उन्होंने हमेशा अप्लाई किया था। वो इसे एनलाइटेंड हॉस्पिटैलिटी कहते थे। एक लीडर के तौर पर वो हमेशा से ही एग्जाम्पल द्वारा लीड करने में यकीन करते थे। लेकिन उस लेडी ने उन्हें ये समझने में मदद की थी कि उन्हें चीज़ें एकदम क्लियर रखनी होंगी और अपने स्टाफ को अपने प्रिंसिपल के बारे में बताना होगा। डैनी ने सबको मीटिंग में बुलाया और कहा कि ये हमारी बेस्ड रेसिपी है। इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हैं 49% परफॉर्मेंस और 51% हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी। बस इतनी सी बात है। इस प्रिंसिपल के बेसिस पर आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। इसी के हिसाब से आपको पे किया जाएगा और बोनस भी दिया जाएगा। हम कस्टमर्स को हमारी 2 प्रायोरिटी पर रखने जा रहे हैं। आज से शुरुआत करते हुए हम अपने स्टाफ को नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे। और इस तरह डैनी ने यूएसएचजी का कल्चर बनाया। वो जानते थे कि एम्प्लॉइज़ अगर काम में अच्छा फील करेंगे तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देंगे। डैनी ने उन एम्प्लॉइज़ को रिवॉर्ड भी दिया जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी, एक्सीलेंस, इंटीग्रिटी और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की कोर वैल्यू को अपनाया था। साथ ही उन्होंने कॉड डूइंग राइट सिस्टम भी बनाया जिसमें एम्प्लॉइज़ को बोर्ड पर उन वर्कर्स का नाम पोस्ट इट नोट्स पर लिखना था जिन्होंने कोर वैल्यूज़ को फॉलो किया था। डैनी ने अपना कल्चर अपने बाकी रेस्टोरेंट में भी अप्लाई किया और ये उनके यूनियन स्क्वायर हॉस्पिटैलिटी ग्रुप का सीक्रेट बन गया। इस कंपनी के अब 20 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें 200 से भी ज़्यादा ब्रांच वाला शेक शैक भी शामिल है। जब भी वो नया रेस्टोरेंट लॉन्च करते हैं तो वो एम्प्लॉइज़ को अपने कल्चर के बारे में बताते हैं और ये उनके लिए एक गाइड का काम करता है जो उन्हें एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। डैनी को इस बात का पूरा यकीन है कि कल्चर को भी स्केल अप यानी बढ़ाया जा सकता है।
ग्रोइंग फास्ट, ग्रोइंग स्लो। टोरी बर्च ने न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान अपनी नई क्लोथिंग लाइन लॉन्च की थी। टोरी के पास डिस्प्ले करने के लिए कपड़े रेडी थे जो उन्होंने खुद डिजाइन किए थे। उन्होंने डाउनटाउन, शहर के सेंटर में एक किफ़ायती स्पेस भी ढूंढ लिया था। उन्हें अपने स्टोर की ओपनिंग के लिए फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला था। सिर्फ एक चीज़ जो टोरी के पास नहीं थी वो था स्टोर का फ्रंट डोर यानी सामने का दरवाज़ा। उन्होंने अपने फ्रंट डोर को कस्टमाइज करवाया था और उस पर अपना ट्रेडमार्क साइन ब्राइट ऑरेंज कलर में प्रिंट करवाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ओपनिंग वाले दिन मैन्युफैक्चरर उसे टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया। फ्रंट डोर ना होने पर भी टोरी ने अपने स्टोर की ओपनिंग को टाला नहीं। उन्होंने सोचा कि इसे फैशन वीक के दौरान लॉन्च करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। वो अपने स्टोर की ओपनिंग में देर नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो टाइम उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। और उन्हें जो रिजल्ट मिला वो तो कमाल का ही था। उस दिन टोरी की इन्वेंट्री से ज़्यादातर कपड़े बिक गए थे। औरतें उनके कपड़ों की दीवानी हो गई थी। उन्होंने कपड़े खरीदते ही तुरंत वहीं स्टोर में ही पहन लिए थे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जानते हैं कि उन्हें कब तेजी से आगे बढ़ना है और कब अपने स्पीड को धीरे करना है। सारे स्टार्टअप्स के लिए टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इससे पहले कि उनके पैसे खत्म हो जाए या उनके कॉम्पिटिटर्स उन्हें कॉपी कर लें, वो जल्द से जल्द क्लाइंट्स बनाने और अपने बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल करने की होड़ में जुट जाते हैं। आप में फास्ट लर्निंग कर्व यानी तेजी से सीखने की काबिलियत होनी चाहिए। इसके लिए आप लॉन्च वाले दिन ही अपने कस्टमर्स का फीडबैक ले सकते हैं। इस तरह आपको सब कुछ परफेक्ट होने तक वेट नहीं करना पड़ेगा। टोरी की तरह आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे उसमें अभी कमी ही क्यों ना हो, और फिर लोगों के फीडबैक के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए या उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो उस पर काम कीजिए। स्टार्टअप्स को स्पीड की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब पेशेंस रखना है। पेशेंस का मतलब स्लो होना नहीं होता है। इसका मतलब है एक्शन लेने का सही समय कब है ये पता होना। टोरी चाहती थी कि उनके बिजनेस के दो साइड हो, एक प्रॉफिट और दूसरा नॉन प्रॉफिट। वो पैसा कमाना चाहती थी ताकि वो वापस सोसाइटी को कुछ दे सके। स्टार्टिंग से उनका यही प्लान था। टोरी चाहती थी कि उनका नॉन प्रॉफिट साइड औरतों को खुद का छोटा बिजनेस खोलने में हेल्प करे, लेकिन सबने उन्हें कहा कि ये एक बुरा आइडिया है। बिजनेस करना और सोशल जिम्मेदारी निभाना साथ साथ नहीं चल सकते, तो टोरी ने थोड़ा वेट किया। वो कैजुअल लेकिन स्टाइलिश कपड़े डिजाइन करके उन्हें सस्ते प्राइस पर बेचती रहीं। लेकिन टोरी ने अपनी नॉन प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी बनाए रखी। लॉन्च के 5 साल बाद उन्होंने अपने फाउंडेशन की नींव रखी। बैंक ऑफ अमेरिका ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन देने के लिए टोरी के कैपिटल प्रोग्राम को $100 मिलियन दिए, और जल्द ही अपने नॉन प्रॉफिट एफर्ट्स की वजह से टोरी को बिलियनर बनने में हेल्प मिली। तो हम यहाँ तेजी से एग्रेसिव ग्रोथ और एक केयरफुल और स्ट्रेटेजिक पेशेंस का बैलेंस देख सकते हैं। ये अर्ली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फंड रेज करना या जो पार्टनरशिप आप चाहते हो उस बारे में हो सकता है। इसका आपके कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। इस फास्ट स्लो का बैलेंस मेंटेन करना ट्रिकी है, लेकिन इसे आप एक बड़े ब्लू हेरॉन यानी नीले बगुले की तरह देख सकते हो। यह लंबे पैरों और नुकीली चोंच वाला एक सुंदर पक्षी है। बगुला तालाब में एकदम चुपचाप खड़ा रहता है। वो एकदम खामोश रहता है और काफी देर तक बिना हिलेडुले पानी में खड़ा रहता है। फिर जैसे ही उसे कोई मछली नजर आती है तो वो उसे तुरंत लपककर पकड़ लेता है। टोरी को अपने प्रेपीचिक फैशन ब्रांड के लिए जाना जाता है। इसमें क्लासिक और मॉडर्न स्टाइल का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि टोरी एक अमीर और शहर में बसे हुए खानदान से है, लेकिन असल में वो पेंसिल्वेनिया के फार्म में पली बड़ी हैं। टोरी के 3 बड़े भाई थे। उन्होंने अपने प्रोम नाइट में पहली बार ड्रेस पहनी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। उन्हें बस इतना पता था कि वो न्यूयॉर्क में रहना चाहती थीं। तो टोरी ने एक फैशन डिजाइनर को कॉल किया जिसने लकीली उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। वो फ्राइडे को ग्रेजुएट हुई, वीकेंड पर न्यूयॉर्क में सेटल हो गई और मंडे से काम करने लगी। टोरी कई सालों तक अलग अलग डिजाइनर्स के लिए काम करती रहीं।
जब वो माँ बनी और घर में रहने लगीं तब उन्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आया। टोरी का प्लान था 5 सालों के अंदर अपना 3 स्टोर खोलना। बाकी फैशन ब्रांड्स से अलग जो डिपार्टमेंट स्टोर्स से स्टार्ट करते थे, टोरी का आइडिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने डायरेक्ट रिटेल स्टोर्स खोले और अपनी वेबसाइट भी बनाई। अपने पहले साल में ही ओपरा विनफ्रे को टोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने टोरी को अपने शो में इनवाइट किया और अपने शो में उनके ब्रांड को पेश किया। इस तरह 5 साल में 3 स्टोर खोलने के बजाय टोरी ने 17 स्टोर खोल लिए। जल्द ही उनका ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर आ गया। लेकिन टोरी स्ट्रेटेजिकली पेशेंस रखे हुए थी। उन्होंने कहा, हम उस तरह की कंपनी नहीं है जो एक बैंक के साथ मार्केट में उतरते हैं। हम हमेशा पहले अपने लोकल कल्चर को समझते हैं और अपने नए मार्केट के बारे में पता करते हैं। टोरी ये भी जानती थी कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैसे मना करना है या सही समय के लिए डिले करना है। बहुत से ब्रांड अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट आउटलेट के स्टोर में बेचते हैं, लेकिन टोरी अपने ब्रांड और इसकी फुल प्राइस को बचाकर रखना चाहती है। उनका मानना है कि ब्रांड का लॉन्ग टर्म वैल्यू पहले आना चाहिए, प्रॉफिट उसके बाद आता है। टोरी के इस फास्ट स्लो बैलेंस ने उनके बिजनेस को $3.4 बिलियन की एनुअल सेल्स अचीव करने में हेल्प की। लर्न टू अनलर्न। फिल नाइट नाइकी के फाउंडर हैं। कई साल पहले वो ओरेगॉन यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एथलीट रह चुके थे जो ट्रैक और फील्ड खेलते थे। उनके कोच बिल बोवरमैन को होममेड शूज बनाना पसंद था क्योंकि उनका मानना था कि जूतों का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। फिल वही जूते पहना करते थे जिन्हें बिल ने प्रैक्टिस के लिए अपने हाथों से सिला होता था। बाकी रनर्स एडिडास या प्यूमा के शूज पहना करते थे। लेकिन सबको उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब ओटिस डेविस नाम के एक रनर बिल के होममेड शूज पहनकर चैंपियनशिप जीत गए थे। बस उस दिन के बाद से सबको वैसे ही शूज चाहिए थे। तो इस तरह फिल ने बिल के साथ नाइकी की शुरुआत की। 1964 में उन्होंने इसे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से रजिस्टर करवाया। दोनों ने बिजनेस में $1,000 इन्वेस्ट किए। उनका अल्टीमेट गोल था अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस रनिंग शूज बनाना। उन्होंने ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग के बारे में कभी नहीं सोचा था। फिल मानते थे कि अगर उनके रनिंग शूज सबसे बेस्ट होंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। फेमस रनर्स और कोच नेशनल इवेंट्स में नाइकी के लाइटवेट शूज पहनते थे। ये शूज अपनी स्पीड के लिए जाने जाते थे, ना कि स्टाइल के लिए। फिल को लगता था कि जूते दिखने में कैसे हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर शूज की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ग्रेट एथलीट्स उन्हें पहनेंगे तो नाइकी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी 1980 तक काम करती रही। फिर एक नई कंपनी रीबॉक ने नाइकी को मार्केट में पछाड़ दिया। रीबॉक ने रनिंग शूज को फैशनेबल स्ट्रीट वेयर में बदल दिया। औरतें अपने काम और एरोबिक्स सेशन में रीबॉक के शूज पहनकर जाने लगीं। फिल जो जानते थे उसी के बेसिस पर उन्होंने 2 दशकों तक अपना बिजनेस चलाया था और वो था एथलीट्स के लिए हाई परफॉर्मिंग रनिंग शूज क्रिएट, टेस्ट और सेल करना। लेकिन अब मार्केट चेंज हो गया था और उन्हें वो सब कुछ अनलर्न यानी भूलना पड़ा जिसने नाइकी को सक्सेसफुल बनाया था। अपने बेहद खराब क्वार्टरली रिपोर्ट को पढ़ने के बाद फिल को एहसास हुआ कि उन्हें अब एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी तो वो लेजेंडरी एडवर्टाइजिंग फर्म वाइडेन प्लस केनेडी के पास गए। पहले दिन से ही फिल फाउंडर्स को ये बोलते आ रहे थे कि उन्हें एडवर्टाइजिंग से नफरत है, पर फाउंडर्स ने अपने प्रिंसिपल को समझाया। वाइडेन प्लस केनेडी उस प्रोडक्ट और क्लाइंट के बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड थे। उनके लिए ये जानना जरूरी था कि वो कंपनी कौन है और क्या बनाती है। उनका मकसद था कंपनी को सही तरह रिप्रेजेंट करना, इसलिए उन्हें ये बात समझ आई कि शायद फिल को बोरिंग एडवर्टाइजिंग पसंद नहीं है। वाइडेन प्लस केनेडी और फिल ने नाइकी के अंडरडॉग स्पिरिट, वो हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स जिनके साथ वो काम करते थे और क्वालिटी को लेकर उनके अंदर जो लगन थी, उस बारे में डिस्कस किया। फिल ने पहली बार एडवर्टाइजिंग ट्राई थी जिसके लिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे और इसका उन्हें फायदा भी हुआ। नाइकी का फर्स्ट एड कैंपेन था रेवोल्यूशन। इसमें बीटल्स के गाने ऐड किए गए थे और फेमस एथलीट्स को नाइकी के नए स्टाइलिश स्नीकर्स पहने हुए दिखाया गया था। नेक्स्ट कैंपेन था उनका आइकॉनिक स्लोगन जस्ट डू इट। उस दौरान नाइकी ने शूज की एक बड़ी रेंज निकाली थी। 1982 में उन्होंने एयर फोर्स एक बास्केटबॉल शूज निकाले और 1985 में पॉपुलर एयर जॉर्डन
पूरे 2 दशकों तक फिल ने एक सक्सेसफुल कंपनी चलाई थी। जो कुछ उन्होंने सीखा था वो सब उन्हें भुलाना पड़ा और ये सब तब हुआ जब नाइकी एक ब्रांड बन चुका था। फिल समझ गए थे कि 1980 के शुरुआत में ही शूज का मार्केट चेंज हो गया था। तेजी से ग्रो होने वाले हर ऑर्गेनाइजेशन को कई बदलावों से होकर गुजरना पड़ता है। लीडर के लिए सिर्फ सीखना काफी नहीं है, स्किल अप करने के लिए उसे अनलर्न भी करना होता है। लेकिन ये मुश्किल काम है क्योंकि लोग उसी स्ट्रेटेजी को दोबारा फॉलो करते हैं जिससे उन्हें पिछली बार सक्सेस मिली थी। हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही अब वो काम ना करे। लेकिन जैसा कि एक कहावत है, जो चीज आपको यहां तक लाई है जरूरी नहीं कि आगे भी लेकर जाए। आपको उन्हें भुलाना होगा और ग्रो करने के लिए नई स्ट्रेटेजीज को अपनाना होगा। एक लीडर के तौर पर आपका काम है लगातार सीखते रहना। आपको अपना ईगो छोड़ना होगा और अपने सक्सेस को हैंडल करना सीखना होगा। मार्केट, कॉम्पिटिटर, इंडस्ट्री और आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चेंज होती रहेंगी, इसलिए आप सेम टेक्निक हर बार अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अपने पुराने इनइफेक्टिव तरीकों को बदलना होगा। वॉच व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से। जीमेल, गूगल मैप और गूगल डॉक्स से पहले गूगल का सिर्फ एक प्रोडक्ट था और वो था उनका सर्च इंजन। इसके फाउंडिंग मेंबर्स का सारा फोकस सिर्फ इसी इंजन को एक्सीलेंट बनाने पर था। उनका होम पेज सिंपल था। इसमें सिर्फ सर्च बॉक्स और 2 बटन थे जिनमें से एक था आई एम फीलिंग लकी। ये याहू जैसे क्लटर्ड होम पेज और इसके बीच ये एक बड़ा डिफरेंस था। गूगल के होम पेज में कोई ऐड या न्यूज़ हेडलाइंस नहीं होते थे, सिर्फ कमाल के सर्च रिजल्ट होते थे। फाउंडिंग टीम को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि एक पेज पर कितने सर्च रिजल्ट डिस्प्ले करें। कौन सा नंबर होगा जो गूगल को और पॉपुलर बना देगा। तो उन्होंने यूजर्स का सर्वे लेने का फैसला लिया। उन्होंने लोगों से पूछा कि वो एक पेज पर कितने सर्च रिजल्ट देखना चाहेंगे, 10, 20 या 25। ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया 30। यूजर फीडबैक के बेसिस पर यह बात क्लियर हो गई थी कि उन्हें एक पेज पर कई रिजल्ट चाहिए था। जितना ज्यादा उतना बेटर, लोगों की यही डिमांड थी, लेकिन उनका बिहेवियर इससे अलग था। गूगल ने रिजल्ट पेज के अलग अलग वर्जन तैयार किए। इनमें हर चीज सेम थी सिवाय डिस्प्ले किए गए रिजल्ट के नंबर के। फाउंडिंग टीम ने स्टडी किया कि एक पेज पर कितने रिजल्ट यूजर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उन्हें पता चला कि असल में कम नंबर ही ज्यादा बेटर रहा है। लोगों ने गूगल को तब और ज्यादा यूज करना शुरू किया था जब उन्हें एक पेज पर 10 रिजल्ट मिलते थे। इसलिए वो मैजिक नंबर था 10 ना कि 30। 10 रिजल्ट के साथ यूजर्स की एक्टिविटी हाईएस्ट थी, 20 पर वो कम हो गई थी और 30 पर तो सबसे कम थी। इससे पता चला कि यूजर्स ज्यादा सर्च रिजल्ट के बजाय स्पीड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ज्यादा रिजल्ट लोड होने में ज्यादा टाइम लगता था और यूजर्स को वेट करना पसंद नहीं था, इसलिए एक पेज पर 10 रिजल्ट दिखाना काफी था जो तुरंत लोड भी हो जाता था और सबसे काम का रिजल्ट भी दिखाता था। ज्यादातर टाइम तो यूजर्स को बाकी 10 या 20 रिजल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो गूगल के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कस्टमर्स का ओपिनियन उनके बिहेवियर से कितना अलग होता है। आप उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कितना अलग तरह से बिहेव करते हैं। इसलिए उनकी ज़रूरतों को समझना ज़रूरी है और उन्हें बेहतर तरीके से सर्व करने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट उनके एक्शन के हिसाब से इम्प्रूव करना होगा। इसके लिए कई एंटरप्रेन्योर सर्वे, फोकस ग्रुप्स, रिव्यूज़, ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना। यही चीज़ फेसबुक के साथ भी हुई। शुरुआत में फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स तक सीमित था। मार्क जकरबर्ग ने जब इसे येल में लॉन्च किया तो हार्वर्ड स्टूडेंट्स ने नेगेटिव तरीके से रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा, ओह कम ऑन, ये लोग इसे यूज़ करेंगे। इसके बाद फेसबुक को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी लॉन्च किया गया। येल स्टूडेंट्स ने फिर से नेगेटिव रिएक्शन दिया। उनका कहना था, क्या सच में ये लोग भी इसे यूज़ करेंगे? जब भी फेसबुक किसी नई यूनिवर्सिटी में लॉन्च होता तो पहले वाले यूजर्स शिकायत करने लगते। लेकिन किसी ने भी ना तो फेसबुक छोड़ा और ना ही अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया, बल्कि मार्क ने देखा कि जितना ज़्यादा ये एक्सपैंड हो रहा था, स्टूडेंट्स उसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। नेटवर्क पढ़ने के साथ उन्हें इसमें और मज़ा आ रहा था। यूजर्स ऐसे क्यों होते हैं?
इसका एक कारण तो ये है कि लोग रियलिस्टिक से ज़्यादा आइडियलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं। जैसे शहर में रहने वाले लोग आपको ये कहेंगे कि डाउनटाउन में एक ओपरा हाउस होना ज़रूरी है, लेकिन वो शायद ही कभी ओपरा के टिकट खरीदेंगे। एक और कारण ये है कि लोगों को उन फैक्टर्स के बारे में पता नहीं होता है जो उनके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप कस्टमर्स से वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो जहां जहां वो जाए आप उन्हें फॉलो करो। हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह यूज़ करते हों जो आपने सोचा ना हो, यानी उन्हें आपका प्रोडक्ट उसी तरीके से चाहिए और आपको उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदलना होगा। जैसे जेन हेमान रेंट द रनवे की फाउंडर हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो औरतों को डिजाइनर कपड़े रेंट पर देती है। जेन को ये आइडिया तब आया जब उन्हें पता चला कि औरतें डिजाइनर स्टोर्स को हमेशा धोखा देती है। औरतें महंगे ड्रेस खरीदती हैं और उनका टैग नहीं निकालती। फिर उस ड्रेस को वो किसी इवेंट में पहनती हैं और हफ्ते भर के अंदर वापस स्टोर को लौटा देती हैं। तो जेन यही सर्विस उन्हें देती है। उनके बिजनेस में ड्राई क्लीनिंग और शिपिंग भी शामिल है। असल में रेंट द रनवे के पास दुनिया का सबसे बड़ा ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशन है। लेकिन जेन ने ये भी पाया कि उनके कस्टमर्स चीट करते हैं। वो वीकेंड पर किसी पार्टी में डिजाइनर ड्रेस पहन लेते हैं और दोबारा उसी ड्रेस को मैचिंग ब्लेजर के साथ पहनकर मंडे ऑफिस चले जाते हैं। असल में इस बिजनेस का ओरिजिनल आइडिया था वन टाइम यूज, यानी कि कस्टमर्स डिजाइनर कपड़े सिर्फ एक बार ही पहनने के लिए रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन जेन ने स्ट्रिक्ट रूल बनाने के बजाय अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया। उन्होंने इसे वन टाइम यूज से सब्सक्रिप्शन सर्विस में बदल दिया। अब औरतें एक बार में कई ड्रेस रेंट पर ले सकती हैं जो उन्हें 1 महीने के बाद रिटर्न करना होता है। जेन ने अपने नए बिजनेस मॉडल का नाम क्लोजेट इन द क्लाउड रखा है। ये आइडिया उन्हें कस्टमर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद आया था। द ट्रोजन हॉर्स। हॉवर्ड शल्ट्ज स्टारबक्स के फाउंडर हैं जो ब्रुकलिन में एक पब्लिक हाउसिंग में पले बढ़े थे। उनके पिता वर्ल्ड वॉर के वेटरन थे जो येलो फीवर के साथ यूएस लौटे थे। हॉवर्ड के पिता ने हाई स्कूल फिनिश नहीं किया था, इसलिए उन्हें सिर्फ कम सैलरी वाली जॉब्स ही मिलती थी। वो एक कपड़े के डायपर बिजनेस में डिलीवरी ड्राइवर का काम कर रहे थे। एक दिन हॉवर्ड के पिता बर्फ पर फिसल गए जिसके कारण उन्हें हिप में चोट आई और उनके एंकल में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उन्हें ना तो कोई मुआवजा मिला और ना ही उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था। हॉवर्ड तब 7 साल के थे। जब वो स्कूल से लौटे तो अपने पिता को देखा जो सोफे पर लेटे हुए थे और उनके हिप से एंकल तक प्लास्टर बंधा हुआ था। सालों तक हॉवर्ड ने अपने पेरेंट्स को इसी तरह स्ट्रगल करते देखा और उन्हें अपने पिता का खराब वर्क एक्सपीरियंस याद था। यही आगे चलकर अपने बिजनेस में ईमानदारी और प्रॉफिट कमाने के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए उनका इंस्पिरेशन बना। 1986 में हॉवर्ड ने सिएटल में ओरिजिनल स्टारबक्स में काम किया था। ये एक छोटा सा बिजनेस था जिसके कुछ गिने चुने स्टोर्स थे। कॉफी लोगों की लाइफ पर कैसे असर कर सकता है, इसे लेकर हॉवर्ड का जो नजरिया था वो मिलान के एक ट्रिप के बाद बदल गया। उन्होंने देखा कि मिलान की हर गली में 2 या 3 कॉफी शॉप है। लोग वहीं डेली अपनी एस्प्रेसो को एंजॉय करते हैं। कॉफी पीते हुए लोगों को एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एटमॉस्फेयर और कनेक्शन का एहसास होता है। सिएटल से लौटने के बाद हॉवर्ड ने जॉब से रिजाइन कर दिया और मिलान के स्टाइल जैसा अपना खुद का कॉफी शॉप खोला। कुछ समय बाद ही स्टारबक्स के ओनर ने अपना बिजनेस उन्हें $3.8 मिलियन में बेच दिया। हॉवर्ड को अपने यूनिक विजन की वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स मिले और उन्होंने अच्छा खासा फंड रेज किया। 1987 तक हॉवर्ड के पास स्टारबक्स के 11 ब्रांच और 100 एम्प्लॉइज हो चुके थे। अब उनका एक ही सपना था कि वो इटालियन कॉफ़ी कल्चर के रोमांस और थिएटर को पूरे यूएस में फैलाए। लेकिन उससे पहले हॉवर्ड की प्रायोरिटी थी अपने 100 एम्प्लॉइज को बेनिफिट पैकेज देना। इन्वेस्टर्स इसे लेकर खुश नहीं थे, लेकिन हॉवर्ड ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ये स्टारबक्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हॉवर्ड ने समझाते हुए कहा कि उन्हें अपने सारे एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और स्टॉक ऑप्शंस चाहिए। वो उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनका मानना था कि ये बेनिफिट उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा और एक एक्सीलेंट वर्क कल्चर डेवलप करने में मदद करेगा।
और इस तरह स्टारबक्स यूएस की पहली कंपनी बनी जो अपने फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस और स्टॉक ऑप्शंस देती है। हॉवर्ड मानते हैं कि स्टारबक्स को इतनी बड़ी सक्सेस अपने कोर पर्पज से मिली है, जो है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रायोरिटी देना। ट्रोजन हॉर्स एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस करने के अलावा दूसरे कारणों को दिखाता है। ये अपने एम्प्लॉयज़, अपने कस्टमर्स और पूरी सोसाइटी की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के बारे में है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे लोगों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है। आपको सोचना होगा, मैं ऐसा कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता हूं जो मेरी कंपनी की सक्सेस को भी सपोर्ट कर सके। हॉवर्ड ने जब स्टारबक्स स्टार्ट किया था तो उसका जर्नल बनाकर रखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे उनका बिजनेस प्लान प्रॉफिट और कॉन्शियंस यानी ईमानदारी को बैलेंस करेगा। शुरू के सालों में स्टारबक्स की कोई मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या पीआर टीम नहीं थी। हॉवर्ड ने अपने ब्रांड को अपने एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस से डिफाइन किया और इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ पर इन्वेस्ट किया ताकि वो कस्टमर्स को अपना बेस्ट दे सकें। हॉवर्ड ने इन्वेस्टर्स को एक और बार तब चौंका किया जब उन्होंने स्टारबक्स के एम्प्लॉयज़ को फ्री में कॉलेज एजुकेशन देने की बात की और एक बार फिर इन्वेस्टर्स ने कहा कि कंपनी ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन हॉवर्ड ने इसके लिए एक तरीका निकाला। 2014 में स्टारबक्स ने अपने एम्प्लॉयज़ की फुल ट्यूशन फीस कवर करने के लिए एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी आसू के साथ पार्टनरशिप की। इस कॉस्ट को 60/40 में डिवाइड किया गया। जो डिग्री ऑफर की जा रही थी वो खासतौर पर ऑनलाइन रखी गई ताकि एम्प्लॉयज़ अपने काम के साथ साथ पढ़ सके और आसू कॉस्ट को कम रख सके। आज स्टारबक्स के चाइना में 400 से भी स्टोर हैं, लेकिन कंपनी को अभी इस देश में आए सिर्फ 9 साल हुए हैं। इन्वेस्टर्स ने हॉवर्ड को कहा था कि चाइनीज लोग सिर्फ चाय पीते हैं, इसलिए उन्हें यहां एक्सपेंड करने का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। पैसे का घाटा तो हुआ ही, इसके अलावा स्टारबक्स को चाइनीज एम्प्लॉयज़ को रखने में भी दिक्कत आ रही थी। चाइनीज पेरेंट्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे कॉलेज फिनिश करने के बाद सिर्फ कॉफ़ी सर्व करें। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि उन्हें स्टारबक्स के बजाय गूगल, एप्पल या अलीबाबा में काम करना चाहिए। तो इस तरह हॉवर्ड का सॉल्यूशन हाई एम्प्लॉय टर्नओवर के लिए ये था कि वो चाइनीज पेरेंट्स को स्टारबक्स में काम करने के फायदे और इसके पीपल फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में समझाते। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वर्कर्स के साथ उनके चाइनीज पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करेंगे। हॉवर्ड अपने स्टारबक्स एम्प्लॉयज़ और उनके पेरेंट्स की एनुअल मीटिंग्स भी लीड करते थे। बीजिंग से शंघाई आने वाले पेरेंट्स के प्लेन का सारा खर्च स्टारबक्स उठाता था। ये हमेशा एक इमोशनल मोमेंट होता था, खासकर पेरेंट्स के लिए जो कभी प्लेन में नहीं बैठे थे और एम्प्लॉयज़ के लिए भी जिन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके पेरेंट्स भी वहां आ रहे हैं। ये एनुअल मीटिंग्स कंपनी के कल्चर और वैल्यूज़ को काफ़ी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करती थी, इसलिए कंपनी का एम्प्लॉय रिटेंशन रेट खास करके बढ़ा था और चाइनीज़ लोग आखिरकार स्टारबक्स को पसंद करने लगे। हॉवर्ड का कहना है कि स्टारबक्स प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन अपने वैल्यूज की वजह से स्टारबक्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन गया था। तो इसलिए अच्छा करना और अच्छा बिजनेस करना दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। अपने वैल्यूज कभी मत छोड़ो और जैसे जैसे आप स्केल करते जाओ उन्हें और बढ़ाते रहो। कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने एयरबीएनबी के बारे में जाना। कस्टमर्स को सर्व करना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना सिंपल टास्क है, लेकिन ये आपको जानने में हेल्प करेगा कि अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। आपका प्रोडक्ट तभी इम्प्रूव होगा जब आप छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देंगे। इससे आप लोगों के एक छोटे से ग्रुप को हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस देकर कई कस्टमर्स बना पाएंगे। सेकंड, आपने सारा ब्लेकली और स्पैंक्स के बारे में जाना। सारा स्टडी कर रही थी और काफ़ी टाइम से एक अच्छा आइडिया सोच रही थी और जब उन्हें वो आइडिया आया तो उन्होंने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया। सिर्फ अच्छा आइडिया होना काफ़ी नहीं है, आपको अगला स्टेप भी लेना होगा, खासकर तब जब आपको लगे कि कई और लोगों को भी आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। थर्ड, आपने डैनी मेयर और यूनियन स्क्वायर हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के बारे में जाना। डैनी ने जब अपना रेस्टोरेंट एक्सपैंड किया तो उन्हें काफ़ी बुरे रिव्यू मिले थे, तो उन्होंने साफ साफ एक कल्चर बनाया और उसे प्रोटेक्ट भी किया। कल्चर बनने का बेस्ट टाइम तब होता है जब आप स्मॉल स्केल पर होते हो। इस तरह आप जब ग्रो करोगे तो इसे अपने नए स्टोर या टीम में भी स्प्रेड कर सकते हो। फोर्थ, आपने टोरी बर्च के बारे में जाना।
टोरी ने कुछ प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी अपने स्टोर का लॉन्च डिले नहीं किया। वो जानती थी कि अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को स्टार्ट करते वक्त उसे पेशेंस रखने की जरूरत है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपना फेज एडजस्ट करना जानता है और वो अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बदले लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रायोरिटी देता है। फिफ्थ, आपने फिल नाइट और नाइकी के बारे में जाना। 2 दशकों तक फिल एक विनिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहे, लेकिन फिर मार्केट में बदलाव आया और उन्हें भी उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ा। फिल इस बिजनेस के बारे में जो कुछ जानते थे वो सब भुलाकर उन्होंने एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के बारे में जाना, जिसकी वजह से ही उनके सक्सेसफुल जस्ट डू इट कैंपेन और फेमस एयर जॉर्डन शूज की शुरुआत हुई। सिक्स्थ, आपने गूगल, फेसबुक और रेंट द रनवे के बारे में जाना। यूजर्स जो कहते हैं उससे अलग तरह से बिहेव करते हैं। आपको उनके एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा क्योंकि वो उनके शब्दों से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अपने यूजर्स की ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करो और वो जहां आपको ले जाए उनके पीछे जाओ। लास्ट में आपने हॉवर्ड और स्टारबक्स के बारे में जाना। हॉवर्ड अपने एम्प्लॉइज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उनके एम्प्लॉइज़ बदले में स्टारबक्स के प्रति वफादार रहते हैं और अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। आपके पास पैसा कमाने से बड़ा पर्पज होना चाहिए। आपके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आपको अपने बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करेंगे। हिप्पोक्रेटिक ओथ एंटरप्रेन्योर्स पर भी अप्लाई होती है। पहली बात, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। आप सोसाइटी के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इसलिए आपको आगे सोसाइटी को लौटाना भी चाहिए। कम्युनिटी की भलाई करना और दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना, यही आपका मकसद होना चाहिए।